मज़ीद रूल नंबर 9 को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल नंबर 19 है। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप देख रहे हैं मैथ्स टीचर और यहाँ जो मैं आज आपके साथ लेक्चर शेयर करने जा रही हूँ ये है रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इससे पहले भी मैं आपके साथ इस टॉपिक पे 2 वीडियोस बना के शेयर कर चुकी हूँ। उन दोनों वीडियोस में अभी ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका था। पहली वीडियो में जस्ट फर्स्ट 2 जो रूल्स हैं वो डिस्कस किए हैं मैंने, और जो सेकंड वीडियो थी उसमें डिटेल्ड आपके साथ थर्ड जो रूल है वो डिस्कस किया था। और जो थर्ड रूल है वो बाकायदा एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको उस वीडियो में समझाया है। यहाँ पे मैं अब दोबारा से इसको थोड़ा सा आपके सामने जो रखती हूँ इन तीनों रूल्स को, लेकिन अगर आप डिटेल्ड समझना चाहेंगे तो उसके लिए मैं उन दोनों वीडियोस की जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो फर्स्ट रूल कुछ इस तरह से था कि 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। और जो सेकंड रूल था वो ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्ररेंस ऑफ एन इवेंट इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्ररेंस ऑफ एन इवेंट। यानी एक इवेंट के ना अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी उसके बराबर होती है कि अगर उसके अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से माइनस कर दें। और थर्ड रूल ये था कि अगर कोई से दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं आपको पता है जिनकी अक्ररेंस का एक दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जिनके पास इक्वल चांस ऑफ अक्ररेंस होते हैं हर दफ़ा हर ट्रायल पे। तो ऐसी सूरत में अगर दो इवेंट हो हमारे पास और प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो कि आइदर E1 अगर R E2, जब दरमियान में R आता है तो हम उनकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड करते हैं। Probability of E1 union E2 is equal to probability of E1 plus probability of E2। और यहाँ पे जो रूल 4 लिखा हुआ है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En, ये जर्नल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 की। जो थर्ड रूल है उसी की जर्नल फॉर्म है। जर्नल फॉर्म का ये मतलब है कि अगर दो से ज़्यादा भी इवेंट हो हमारे पास जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, जिनके पास हर दफ़ा अक्ररेंस का इक्वल चांस हो, और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो कि उन सारे इवेंट में से कोई भी एक जो है E1 RE2 RE3 अप टू REN तक कोई भी एक अकर कर सकता है, तो दरमियान में क्यों R आ रहा है तो हम इसको बिल्कुल तीसरे रूल की तरह अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू जहाँ तक जितने इवेंट गिवन होंगे तो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ En के। तो ये हमारे पास चौथा रूल है। ठीक है, यहाँ मैंने आपके साथ ये जो सिंपल सी चीज़ें हैं जो पहले हम कर चुके थे अभी वो डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट हम रूल नंबर 5 करेंगे प्रोबेबिलिटी का। और इससे पहले कि हम वो स्टार्ट करें, जिन लोगों ने मेरी पहली दफ़ा ये वीडियो देखी है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। और उम्मीद करती हूँ कि ये वाले जो रूल्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। प्रोबेबिलिटी का जो नेक्स्ट रूल है वो कुछ इस तरह से है कि इफ़ E1 एंड E2 आर एनी टू इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं रूल नंबर जो है फोर सॉरी पीछे हो चुका है, रूल नंबर 5 डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि E1 और E2 आर एनी टू इवेंट्स नॉट नेसेसरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो वो होते हैं ना जिनकी अक्ररेंस का जो है एक दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ता और हर ट्रायल में उनके पास इक्वल चांसेस ऑफ अक्ररेंस होते हैं। लेकिन इसके अलावा इस केस में अब ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो एक वक्त में अकेला इवेंट भी अकर कर सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि दोनों इवेंट इकट्ठे अकर कर दें। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर इवेंट E1 विल अकर और इवेंट E2 विल अकर आर बोथ E1 एंड E2 विल अकर। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि आर यूज़ हो रहा है। तो जब भी इवेंट्स के दरमियान यानी उनकी अक्ररेंस या नॉन अक्ररेंस के दरमियान आर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, मैं पहले भी आपको ये मेंशन कर चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, वहाँ पे हम यूनियन लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, इसमें 2 दफ़ा आर इस्तेमाल हुआ है। एक बात यह है कि या तो E1 अकर करेगा एक ट्रायल में या E2, या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि E1 और E2 जो है दोनों के दोनों इकट्ठे अकर कर जाएं। ठीक है, तो फिर उस प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से लिखेंगे, यानी या E1 अकर करे या E2 अकर करे, और या फिर ऐसा है कि दोनों इवेंट एक ही दफ़ा में एक ही ट्रायल में दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को इस तरह से लिखते हैं।
probability of E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू probability of E1 प्लस probability of E2। यहाँ तक तो देखिए बिल्कुल रूल 3 से मिलता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस probability of E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये है जो थर्ड कंडीशन थी इसमें कि वो बहुत इकट्ठे अकर करेंगे, तो इकट्ठी उनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी होगी E1 इंटरसेक्शन E2। तो ऐसे इवेंट जिनके पास ये भी चांस हो कि वो इकट्ठे भी आ सकते हैं कि ट्रायल में, तो उनके लिए हम ये रूल नंबर जो है वो 5 यूज़ करेंगे। जैसा कि अब इस रूल में था, इसमें आप कंडीशन ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये रूल 3 के साथ आगे इजाफी चीज़ है। और इसमें कंडीशन क्या याद रखनी है कि ये ऐसे दो इवेंट हैं जो इकट्ठे भी अकर कर सकते हैं। इस रूल को भी डिटेल से आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, ताकि आप ज़रा इसको कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा वाज़िया तौर पे आपको समझ आ सके और आप इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो अपने दिमाग में बिठा सकें कि कब दो इवेंट जो हैं वो इकट्ठे अकर कर सकते हैं और कब ये वाले जो रूल है प्रोबेबिलिटी का ये इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, ये आपके सामने है यहाँ पे। A card is drawn at random from a well-shuffled deck of cards। आपको पता है डेक ऑफ कार्ड में टोटल कितने 52 कार्ड होते हैं, उसमें से हमने एक कार्ड ड्रा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ इसमें क्या कंडीशन है, ऑफ कार्ड्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी ए 7 और ए स्पेड। हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि वो कार्ड या तो 7 हो या फिर स्पेड का कार्ड हो। एक तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, E1 यूनियन E2। यहाँ सबसे पहले हम 7 को एक इवेंट समझेंगे, ठीक है, और स्पेड को भी एक इवेंट समझेंगे। और फिर हमें पता है कि टोटल जो डेक ऑफ कार्ड होता है जिसमें 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, तो जो 52 कार्ड हैं उनमें से 7 के कार्ड हमारे पास 4 आते हैं। जैसा कि हमारे पास, क्योंकि आपको पता है 4 सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं इनमें। एक सेट होता है 13 कार्ड्स का जो स्पेड का होता है, और 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के, और 13 कार्ड क्लब के, और 13 कार्ड हार्ट के। और इस तरह से इन चारों ग्रुप में से हर ग्रुप में एक एक कार्ड होता है 7 का। तो टोटल 7 के जो कार्ड हुए उन 52 में से वो होंगे 4 कार्ड्स। यहाँ पे हम पहले लेट कर लेंगे कि लेट द फर्स्ट इवेंट विल बी कार्ड ऑफ 7, ठीक है, कि एक कार्ड जो 7 का हो हम कहेंगे कि लेट ए रिप्रेजेंट द कार्ड इज़ 7, ठीक है। और इसी तरह हम सिमिलरली ले लेंगे कि लेट बी रिप्रेजेंट्स दैट द कार्ड विल बी अ स्पेड। तो इस तरह हमारे पास हमने अब प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ए आर बी की। अब हमने ये मालूम करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7 और ए स्पेड। तो जैसे कि जहाँ यहाँ पे आर है तो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि जहाँ पे आर आता है वहाँ यूनियन यूज़ होता है। यहाँ पे फिर ये किसकी इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो ए इंटरसेक्शन बी लिया है ये क्यों लिया है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि चारों जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड में सेट ऑफ कार्ड्स हैं, ठीक है, हार्ट के 13 है उनमें से एक 7 होगा, क्लब के 13 है उनमें से एक 7 होगा, इस तरह से स्पेड के हैं उनमें से एक 7 होगा, और डायमंड के हैं उनमें से भी एक 7 होगा। तो फिर अगर हम 7 सेलेक्ट करने लगे हैं, हम एक 7 वाला कार्ड जो सिलेक्ट करते हैं चारों 7 वालों में से, तो ये भी हो सकता है कि वो हार्ट का हो, ये भी हो सकता है डायमंड का हो, ये भी हो सकता है क्लब का हो, और ये भी हो सकता है स्पेड का भी हो। यानी मतलब चांसेस हैं कि कार्ड 7 भी हो और स्पेड भी हो। मतलब हम जो एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे उसमें हो सकता है, ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो कार्ड 7 का भी हो प्लस वो कार्ड स्पेड का भी हो। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसीलिए जो उनकी इकट्ठे अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है उसको हम इसमें से फिर माइनस करेंगे, और इस तरह से हम ये रूल जो है इसको हम यूज़ करेंगे, जो रूल नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास वो पेज ख़त्म हो गया था। तो इसको इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको जैसा कि मालूम है वो किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यानी वो दोनों इकट्ठे जो अकर करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे इस तरह से भी हम लेते रहे हैं पहले, तो हम इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और साथ में आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो यहाँ पे अब हमने ये याद रखना है, ए क्या था 7, टोटल 7 के कार्ड 52 में से कितने होते हैं 4, तो एक कार्ड अगर हमने 7 सेलेक्ट करना है तो वो होगा 4/52। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 4/52। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। अब स्पेड कार्ड टोटल कितने होते हैं 13, तो यहाँ पे इसकी जगह आएगा 13/52 माइनस हमने जाना है। अब हम चलेंगे इसके बाद जो है उसकी टुगेदर जो उसकी इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी वो इवेंट ए भी और इवेंट बी भी दोनों इकट्ठे अकर करें, तो वो क्या है कि एक ऐसा कार्ड जो कि स्पेड भी हो और 7 भी। तो स्पेड में ऐसे टोटल कितने कार्ड हैं जिन पे 7 होता है, सिर्फ एक कार्ड है 7 का। इसका मतलब है सिर्फ एक ऐसा कार्ड है जो 7 भी हो सकता है और स्पेड भी हो सकता है, तो उस एक को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो होगा 1/52। इसको फिर हम इस तरह से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जगह हमने ये लिख ली है 1/52। ठीक है, उनकी टुगेदर प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे उनको अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ को नहीं लिखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के नीचे 52 है, 52 को एज एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, तो क्योंकि एलसीएम जो है वो सेम है तो ऊपर वाले इसी तरह से आ जाएंगे हमारे पास। पहले इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेते हैं, इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास। 13 में हमने 4 ऐड कर लिए और देखें इसको हम फिर उसमें से 1 माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया था। इसको मैंने 2 के टेबल से आपके सामने यहाँ पे काटा है, आप देख सकते हैं कि इसका क्या आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ मैं, 4/13। तो ये हमारा रूल नंबर जो 5 था वो इस तरह से अप्लाई होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट अब हम करेंगे रूल नंबर 6, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, जिन के पास हर दफ़ा इक्वल चांस ऑफ अकरेंस होता है। ठीक है, सेम चांस ऑफ अकरेंस होता है। अकरिंग इन सक्सेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़। यहाँ पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, किसी भी इवेंट की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वो होती है जो हर दफ़ा उस एक्सपेरिमेंट करने पे उसकी होती है। जैसे अगर आप एक डाई थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसमें 6 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आएगा, 1/6 है, तो वो जो 1/6 उसकी इंडिविजुअल अपनी प्रोबेबिलिटी है वो उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये रूल हमें यहाँ पे ये बताता है कि अगर कोई से भी 2 इवेंट हैं, ठीक है, और उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेनी है, हमने इकट्ठी लेनी है। इससे पिछले रूल में था कि अगर कोई से 2 इवेंट हैं और इस तरह से उनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि या इवेंट ए आए या इवेंट बी आए, तो वहाँ पे आर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कि आइदर इवेंट 1 अकर आर इवेंट 2 अकर, तो वहाँ पे यूनियन इस्तेमाल होता था। लेकिन ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है जिसमें क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों इवेंट इकट्ठे आएंगे। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 एंड इवेंट 2, यानी इवेंट 1 एंड इवेंट 2 अकर आर अकर हो, इवेंट 1 आर इवेंट 2 हो तो वहाँ पे लगता है यूनियन, और इवेंट 1 एंड इवेंट 2 होगा तो वहाँ पे लगेगा इंटरसेक्शन, और वो किसकी इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के। ठीक है, ये E1 और E2 की यानी जो अपनी सिंपल अलग प्रोबेबिलिटी है उन दोनों को लेके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का रूल नंबर जो है वो 6 है। इसको आपके सामने एग्जांपल की मदद से जो है एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपकी एग्जांपल 16 है, आपकी कोर्स कोड 1429, अपनी बुक पे आप एग्जांपल 16 भी देख सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैज़, यहाँ पे हैज़ स्टार्टेड यूजिंग डायरेक्ट मेलिंग कैंपेन। ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप जो है वो स्टार्ट करता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो स्टार्ट करता है क्या, एज अ मेजर वे ऑफ सोलिसिटिंग डोनेशन फ्राम एलुमनाई, कि वो स्टूडेंट सोलिसिटिंग डोनेशन का मतलब है डोनेशन इकट्ठा करना। ठीक है, ये डोनेशन की दरख्वास्त करना फ्राम एलुमनाई स्टूडेंट, एलुमनाई भी स्टूडेंट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। द वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट
एस्टिमेट्स, और डेवलपमेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ये एस्टिमेट लगाते हैं दैट द प्रोबेबिलिटी एन इल्यूमिनस कनेक्टेड बाय मेल, कि इस मेल के ज़रिए जो है जो एक स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट होता है वो कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, उसकी कंट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, विल कंट्रीब्यूट इज़ 0.30, कंट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी है 0.30, गिवन दैट टू सक्सेसिव कॉन्टैक्ट्स, यानी अगर हर दो जो हैं कॉन्टैक्ट जो हैं जिनको वो मेल करता है उसमें से एक के क्या करते हैं, उसमें से कंट्रीब्यूट करने की प्रोबेबिलिटी हर एक के पास कितनी है, 0.30 चंदा देंगे, ठीक है। सक्सेसिव, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, हमने फाइंड किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी करनी है, इसके लिए आगे हमारे पास नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ नंबर 1 ए लिखा हुआ है यहाँ पे, द फर्स्ट कनेक्टेड इल्यूमिनस विल कंट्रीब्यूट, कि जो पहला इल्यूमिनस है, पहला स्टूडेंट जो है जिसने वहाँ पे मेल के ज़रिए कांटेक्ट किया गया जिससे, वो कंट्रीब्यूट करेगा, एंड द सेकंड नॉट, और दूसरे वाला जो दूसरे नंबर पे जिससे कांटेक्ट किया गया वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। यहाँ पे हमने इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि फ़र्स्ट कनेक्टेड इल्यूमिनस जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा और सेकंड विल नॉट। तो अब हमने मालूम करना है ये, यहाँ पे हम क्या करेंगे इन दोनों इवेंट्स के लिए कि फ़र्स्ट जो है वो कॉन्टेक्टेड इल्यूमिनस जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा और सेकंड विल नॉट। तो इसके लिए हम दो पहले अल्फ़ाबेट ले लेंगे जो इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हम हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ लेते वक्त लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ये करने लगी हूँ। लेट ए रिप्रेजेंट दैट द फर्स्ट इल्यूमिनस विल कनेक्टेड, और इसी तरह फिर मैं यहाँ पे ये आपके सामने लिखती हूँ विल कंट्रीब्यूट्स, और हम लेंगे कि सेकंड जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसके लिए हम इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए प्राइम से, जैसे हम पहले भी करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस होती है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अक्रंस क्या होगी, कंप्लीमेंट होगा, और कंप्लीमेंट को आपको पता है प्राइम से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पे किया कि लेट ए प्राइम रिप्रेजेंट दैट द सेकंड विल नॉट कंट्रीब्यूट। अब इसकी जो हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है रूल 6 के मुताबिक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए प्राइम लेंगे हम, जो किसकी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट, यहाँ पे मैं इस तरह करके डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, ये मैंने आपके सामने वही रूल लिख लिया, रूल नंबर 6 जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी इस एग्जाम्पल से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी लिखनी है जो कि एस्टिमेट लगा ली थी कि 0.30 है, और यहाँ पे नॉट अक्रंस यानी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है ए प्राइम। तो हमेशा हमने ये रूल 2 किया था कि नॉन अक्रंस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस। तो यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाए, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, मैं आपके सामने ये कर रही हूँ, मज़ीद ये आ जाएगा 0. यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 1 में से हम माइनस करेंगे 0.30 को तो वो 0.70 आएगा। इस तरह इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट द फर्स्ट कॉन्टेक्टेड जिससे फर्स्ट पे कॉन्टेक्ट किया इल्यूमिनस विल कंट्रीब्यूट एंड द सेकंड विल नॉट। अब इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट, द फर्स्ट विल नॉट कंट्रीब्यूट। इसमें है कि पहला इल्यूमिनस जो है पहला स्टूडेंट जिससे कांटेक्ट किया गया वो नहीं कंट्रीब्यूट करता, बट द सेकंड विल, लेकिन जिससे दूसरे नंबर पे कांटेक्ट हुआ है वो जो है वो कर रहा है कंट्रीब्यूट। तो अब क्या होगा, हम फर्स्ट वाले को क्या लिख लेंगे, ए प्राइम लिख लेंगे फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी ना कंट्रीब्यूट करने की, क्योंकि कंप्लीमेंट से ज़ाहिर करते हैं तो कंप्लीमेंट को सी से भी ज़ाहिर करते हैं और प्राइम से भी। तो मैं यहाँ आपके सामने लिखती हूँ, आप देखेंगे कि लेट ए प्राइम रिप्रेजेंट दैट द फर्स्ट इल्यूमिनस विल नॉट कंट्रीब्यूट, इस तरह से ए प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, और इसी तरह द सेकंड इल्यूमिनस जब कंट्रीब्यूट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि उसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये आपको पता है कि हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी लेते वक्त पहले जो है इस तरह इवेंट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है किसी न किसी अल्फ़ाबेट के ज़रिए। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया, विल कंट्रीब्यूट, अब हम इसको रूल 6 को यूज़ करेंगे। दो इवेंट हैं, इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है कि पहला जॉइंट प्रोबेबिलिटी दो इवेंट की है, यानी पहला कंट्रीब्यूट नहीं करता और दूसरा कंट्रीब्यूट करता है, तो ए प्राइम इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन ए। और इस रूल के मुताबिक पहले वाले की प्रोबेबिलिटी डॉट दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम
डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब पहले पे नॉन अकरेंस है, ठीक है, यानी कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो इसमें फिर ये किसके इक्वल आएगा, इस ए प्राइम अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो अकरेंस की है ना कंट्रीब्यूट करने की, तो वो 0.30 है हमें गिवन है। जो इसमें देखें ना सिर्फ तरतीब चेंज है, वरना वही पहले वाला बिल्कुल जो पार्ट है वही होगा, क्योंकि पहले ने कंट्रीब्यूट किया था, दूसरे ने नहीं, और इसमें पहले ने कंट्रीब्यूट नहीं किया और दूसरे ने किया है, तो यहाँ पे 0.70 मल्टीप्लाई 0.30 हम कर लेंगे, तो ये भी आ जाएगा 0.21। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया इस एग्जांपल। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास सी पार्ट, बोथ विल कंट्रीब्यूट, यानी दोनों जो फर्स्ट पे यानी फ़ौरन जो सक्सेसिव दो लोगों से कांटेक्ट करते हैं, दो ल्यूमिनस से, तो वो दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम फिर यहाँ पे दोनों के लिए हमें अलग अलग लेनी पड़ेगी, दोनों की अक्रंस चाहिए हमें, तो दोनों हमने क्या करना है, प्राइम बिल्कुल नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, तो दोनों हमने कोई से अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं। फर्स्ट के लिए मैं A1 और सेकंड के लिए मैं A2 यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे ये मैं आपके सामने करने लगी हूँ कि लेट A1 रिप्रेजेंट दैट फर्स्ट विल कंट्रीब्यूट एंड लेट A2 रिप्रेजेंट दैट द सेकंड विल कंट्रीब्यूट। A2 कंट्रीब्यूट, ठीक हो गया, कंट्रीब्यूट। अब हमें A1 और A2 की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी चाहिए, रूल 6 के मुताबिक इंटरसेक्शन आएगा A1 इंटरसेक्शन A2, और इंटरसेक्शन कैसे खोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। यहाँ पे साथ में आपको रिवाइज़ करवा दूँ, जब दो इवेंट्स के दरमियान आर इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं A1 यूनियन A2, और जब दो इवेंट्स के दरमियान एंड इस्तेमाल होगा कि ये भी अकर करेगा और ये भी करेगा, तो फिर वहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ दोनों की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 0.30 मल्टीप्लाई 0.30। अब दोनों दफ़ा सेम प्रोबेबिलिटी क्यों लिखी है, इसकी वजह यह है कि इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.30। हर एल्यूमिनस के कंट्रीब्यूट करने की प्रोबेबिलिटी 0.30 है, तो अलग अलग हर एक के पास इतना चांस है। हमने इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, 0.9 आ गया। इस तरह से अब डी पार्ट है सेम पिछले सी की तरह, इसमें सिर्फ है नाइदर विल कंट्रीब्यूट, ये मैंने आपके सामने करके रख लिया पहले ही, मैं आपको अब सिर्फ यहाँ से पढ़ के समझा दूँगी क्योंकि ये बिल्कुल सेम है लास्ट वन की तरह। नाइदर विल कंट्रीब्यूट यानी दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो दोनों की नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है, दोनों को प्राइम से ज़ाहिर करेंगे हम। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ कि लेट A1 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट विल नॉट कंट्रीब्यूट एंड A2 रिप्रेजेंट्स दैट द सेकंड विल नॉट कंट्रीब्यूट। A2 represents that second will not contribute। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इस तरह से इसे लिख लिया है, ठीक है। तो इस तरह अगर होगा तो फिर क्या आएगा, A1 प्राइम इंटरसेक्शन A2 प्राइम की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इस रूल 6 के मुताबिक उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्राइम डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्राइम। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और दूसरा A1 की भी नॉन अकरेंस है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, 1 माइनस 0.30 और मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.30, और ये दोनों दफ़ा 0.70 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.49। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और इस एग्जांपल के बाद आपको ये जो रूल नंबर 6 था हमारे पास, ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। नेक्स्ट अभी हम जो करने लगे हैं यहाँ पे, ये है रूल नंबर 7। मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, इसे रीड कर रही हूँ। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकरिंग इन सक्सेसिव इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एन नंबर ऑफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों और वो एक ही वक्त में अकर करते हों, तो उनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो रूल नंबर 7 है, ये जो पीछे आपने रूल नंबर 6 किया है उसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। वो सिर्फ 2 इवेंट्स के लिए था रूल नंबर 6 जो था, और ये n नंबर ऑफ़ इवेंट्स के लिए। n इवेंट्स का मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 7 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं।
और फिर ये कहा जा रहा है कि उनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी ली जाती है वो किसके बराबर है, उनके प्रोडक्ट की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। तो ये भी सेम पिछले की तरह था। पीछे रूल नंबर 6 में 2 इवेंट थे हमारे पास, ठीक है। उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी हम इकट्ठी लेते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेते हैं, उनके दरमियान में इंटरसेक्शन लिखते हैं। सेम इट इज़ इधर यहाँ करेंगे, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट 3 होते तो हम यहाँ पे लिखते सिर्फ 3 तक लिख लेते इवेंट, ये E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। 4 होते तो उन्हें हम 4 तक मेंशन कर देते, लेकिन यहाँ पे n ले लिया गया इन जर्नल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से आपके सामने लिखी जा रही है। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन अप टू इंटरसेक्शन En। और इस तरह इन सब की जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है उनका प्रोडक्ट ले लेंगे हम, तो ये इसके इक्वल होगी। ये रूल नंबर 6 की जर्नल फॉर्म थी और ये रूल नंबर 7 है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये मैं रीड कर रही हूँ। सपोज वी हैव 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हों। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, जिनमें एक की अक्रंस का दूसरे के अक्रंस पे कोई असर नहीं पड़ता। इसके लिए आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट वाला मैंने पूरा लेक्चर भी दिया है, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। E1 and E2, then the conditional probability of E1 given that E2 has occurred is the marginal probability of E1 and it is represented as। यहाँ पे बात हो रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिखी जाती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमेशा जो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब हम मालूम करते हैं तो हमें सेकंड इवेंट की फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो गिवन होती है। इससे पहले मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक और लेक्चर में समझा चुकी हूँ बड़ी डिटेल के साथ। तो ये रूल जो है ये इनडिपेंडेंट इवेंट्स के मुतालिक है। डिपेंडेंट इवेंट में क्या होता था, वो जो फर्स्ट इवेंट होता है उसके ऊपर सेकंड इवेंट का फिर जो है असर होता है। यानी जब हम पहले हम सेकंड इवेंट उसमें फर्स्ट इवेंट सॉरी उसमें चूज़ कर लेते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ टोटल जो आउटकम्स हैं वो कम हो जाते थे जब दूसरा हम लेते थे। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट में ये होगा कि जब हम इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी लेने लगेंगे गिवन दैट इवेंट 2, तो भी वो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, इवेंट 1 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। इसकी वजह ये है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है इसमें कंडीशन होती है हमारे पास एक ज़रूर, इसलिए इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो है हमें एक प्रोबेबिलिटी पहले ले लेनी होती है, फिर उसका असर होता है दूसरे पे। लेकिन अगर इवेंट डिपेंडेंट हो तब असर होता है। इन द केस ऑफ इनडिपेंडेंट इवेंट इस पर कोई जो है असर नहीं होगा। यहाँ मैं दोबारा आपको वो वाला केस लिख के दिखाती हूँ जो डिपेंडेंट केस में था, जो कि एक पीछे वीडियो भी मैंने बनाई है। E1 इंटरसेक्शन E2 की जब हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं, अच्छा इसमें भी इवेंट्स का इंटरसेक्शन लिया जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी 2 इवेंट्स की इस तरह से प्रोबेबिलिटी ली जाती है। हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज़ इक्वल टू, फिर जब डिपेंडेंट केस था तो E2 की प्रोबेबिलिटी हम तब मालूम कर सकते थे जब E1 की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम पहले ले चुके होते हैं, पहले गिवन होती है। तो इस तरह से हम पहले E1 की प्रोबेबिलिटी लेते थे, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं, सेकेंड टाइम लिखते हैं। फिर इस पे असर पड़ता होता है, यानी पहले अगर नंबर ऑफ़ इवेंट्स, मैंने वो कार्ड्स वाली एक एग्जांपल करवाई हुई है आपको, एग्जांपल नंबर 18, उस वीडियो का मैं लिंक भी दूँगी यहाँ पे, कि पहले नंबर ऑफ़ कार्ड्स अगर 52 होते हैं तो जब एक इवेंट अकर कर चुका होता है E1, तो यहाँ पे दूसरी टाइम उसकी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 52 से 51 हो जाते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट ये रूल अब हमें ये सिर्फ बता रहा है कि हम किस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसमें डिफरेंस करेंगे, ठीक है। इस रूल में हमें ये बताया जा रहा है कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये कंडीशन होगी कि एक इवेंट ऊपर हो गिवन दैट दूसरा इवेंट, तो वहाँ पे हम ऊपर वाले इवेंट की जस्ट प्रोबेबिलिटी लिख देंगे इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। या फिर ऐसे इवेंट होंगे जैसे अगर कार्ड्स वाले हुए तो वो कहेंगे कि एक आप कार्ड ड्रा कर लो तो उसके बाद जो है दोबारा रिप्लेस कर दो कार्ड को, तो वो इंडिपेंडेंट होती है। और जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट हो वो डिपेंडेंट होते हैं। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख के आपको बताती हूँ कि इस रूल के हिसाब से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 लेंगे हम, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यहाँ पे हम वो इस्तेमाल करते हुए इस रूल को E1 और E2 की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी लिख सकते हैं।
यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने की वजह से, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपने ध्यान में, ये क्वेश्चन करते वक्त आपने ध्यान में रखना कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है, तो उसमें हम इस प्रोबेबिलिटी को किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे E1 गिवन दैट E2 की जगह हम फिर सिर्फ E1 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यूज़ कर लेंगे। डॉट यहाँ पे E2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम मज़ीद क्या लिख सकते हैं, ज़रा यहाँ से देखें मैं इसको कैसे करने लगी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अगर यहाँ पे E1 को इधर ही रहने दिया जाए और E2 से दोनों साइडों को हम डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम E2 को दोनों साइडों पे। अभी आप इसको देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, और इधर से E2 को डिवाइड किया अगर, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहाँ जाएगा इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट E2। ये दोबारा E1 की जगह जो है ना वही चीज़ मैं पुट कर रही हूँ, ये नई कंडीशन बनानी है मैंने आपके सामने। तो E2 को दोनों साइडों पे अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो ये एक और नया फार्मूला हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आ रहा है यहाँ पे। ये आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट E2 किसके बराबर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के। यानी E1 गिवन दैट E2 को इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट E2 किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये जो 8वां और 9वां रूल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, एक समझे 2 फार्मूले हैं हमारे पास जिनसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और ये जो अब फॉर्म बन गई इसको रूल नंबर 9 कहते हैं। मैं इनको अब मज़ीद आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, आपको फिर अच्छे से समझ आएंगे।